This video is brought to you by Alpine Academy, subject Chemistry, class first year, Sindh textbook board, Jamshoro. Chemistry, class first year, second year, Sindh textbook board, Jamshoro. Assalamu alaikum. Welcome to Alpine Academy, Introduction to Fundamental Concept of Chemistry, lecture number 3. Okay, so today lecture topic that are going to discuss are error and deviation, atomic mass, molecular mass and formula mass definitions and their differences, empirical formula and their numerical, as well as molecular formula and their numericals. Error and deviation. The difference of actual value and observed value is known as error. इसका मतलब ये है कि एक्चुअल वैल्यू को अगर हम ऑब्जर्व वैल्यू से माइनस कर दें तो जो क्वांटिटी या जो आंसर हमारे पास आता है उसको हम एरर से डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब एक्चुअल वैल्यू क्या होती है? लेट सपोज आप एक कॉपी का पेपर है, उसका जो है कहते हैं आप डिस्टेंस मतलब उसकी लेंथ कैलकुलेट करें, तो लेट सपोज अगर उसकी लेंथ आती है 11 सेंटीमीटर, ठीक है, कोई सा भी पेपर है, लेट सपोज उसकी लेंथ, चलें A4 पेपर ले लेते हैं, उसकी लेंथ होती है 28 समथिंग, हाइट उसकी 28 समथिंग होती है। ठीक है, अब जो है 28 सेंटीमीटर हमने अज्यूम कर ली, उसकी हाइट ये है। अब हम करते हैं ऑब्जर्वेशन मतलब अब हम इसका एक स्केल से उसको मेजर करने की कोशिश करेंगे। जब हम उसको मेजर करेंगे तो हमारे पास हम मेजर कर रहे हैं उसको, तो कुछ ना कुछ डेविएशंस या कुछ ना कुछ चेंजिंग वैल्यू में हो सकती हैं। क्या पता मैं उसको मेजर करूँ 27.9 या फिर मैं मेजर कर लूँ 28.1। तो ये जो 28.1 और 27.9 है, अगर इसको हम माइनस कर दें एक्चुअल वैल्यू जो कि 28 है, तो हमारे पास 0.1 की टॉलरेंस मिलती है। तो ये जो 0.1 की टॉलरेंस है बेसिकली ये एरर है। ठीक है, अब एरर को हम क्लासिफाई करते हैं सिस्टमैटिक विच इज़ डिटरमाइंड एरर एंड रैंडम एरर विच इज़ इनडिटरमिनेट एरर। डिटरमिनेट और इनडिटरमिनेट का मतलब ये होता है कि डिटरमिनेट में हम वो चीज़ को या तो कम कर सकते हैं या फिर उसको हटा ही सकते हैं बेसिकली, और इनडिटरमिनेट फॉर्म वो फॉर्म होती है जिसको हम कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, वो उसको हम ख़त्म नहीं कर सकते। तो सिस्टमेटिक एरर बेसिकली आर कॉज्ड बाय द डिफेक्ट इन द एनालिटिकल मेथड और बाय द इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इसका ये मतलब है कि आप जो है कहते हैं जो कैलकुलेशन करते हो उसमें मिस्टेक्स हो सकती हैं, कैलकुलेटर से मिस्टेक हो सकती है, तो वो एनालिटिकल एरर आ जाएगा, यानी सिस्टमेटिक एरर ही आएगा। उसके अलावा जो है इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, यानी आपको इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल करना ही नहीं आता ठीक से। ठीक है, ये भी आपके सिस्टमेटिक एरर में आता है। लेट सपोज एक वर्नियर कैलिबर दे दिया जाए किसी भी 8 क्लास के बच्चे को, वर्नियर कैलिबर दे दो। ठीक है, आप लोग तो मैट्रिक में मतलब मैट्रिक के बच्चों को वर्नियर कैलिबर आता है। अब 8 क्लास के बच्चे को वर्नियर कैलिबर देते हैं, उससे बोलते हैं किसी भी बार की जो है किसी भी बॉल की डायमीटर कैलकुलेट करें। ठीक है, तो वो डायमीटर कैलकुलेट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इम्प्रॉपर फंक्शनिंग करेगा उस वर्नियर कैलिबर की, तो वो सिस्टमेटिक एरर में आएगा। ठीक है, इसी तरह अगर एक बच्चे को जो कि मैट्रिक का बच्चा है उसको वर्नियर कैलिबर आता है यूज़ करना, तो वर्नियर कैलिबर उसको देते हैं तो वो बिल्कुल सही मेजर करके देगा, लेकिन उसकी वैल्यू जो ऑब्जर्व की गई होगी वो वैल्यू उससे गलत हो सकती है। ठीक है, तो ये भी सिस्टमेटिक एरर में आता है। ठीक है उसने जो वैल्यू कैलकुलेट करी है, जो वैल्यू देखी है, वो ऑब्जर्व जो करी है वो क्या पता उस एक्चुअल वैल्यू से, उस डायमीटर से थोड़ी सी कम हो या ज़्यादा हो। ठीक है, तो ये जो है कहते हैं सिस्टमेटिक एरर में आता है। अब बात आ जाती है रैंडम एरर की, कि मतलब ये है कि रैंडम एरर को आप कैसे भी करके कुछ भी करके मिटा नहीं सकते। ठीक है, द एरर डेट द रिमेनिंग वेरिएशन इंडिकेट्स आर कॉल्ड रैंडम एरर्स। रैंडम एरर सिंपल वो एरर्स हैं जो कि फिर भी एक्चुअल वैल्यू से आपकी ऑब्जर्व वैल्यू मैच नहीं करती, डेविएट कर जाती। ठीक है, थोड़ी सी चेंज हो जाती है। तो ये जो चेंजिंग आती है, ज़रा सी भी चेंजिंग जो आती है, ये रैंडम एरर्स की वजह से आती है, जिसको आप ख़त्म नहीं कर सकते। दीज एरर्स आर इनडिटरमिनेट, ओके, in simple form. Now, what is atomic mass? Atomic mass is defined as the mass of one atom of the element compared with the mass of one atom of carbon. इसका मतलब बेसिकली ये है कि किसी भी एटम का जो सिंपल मास होता है उसके एलिमेंट का, ठीक है, उसको अगर हम कंपेयर करें कार्बन के सिंपल आइसोटोप्स के साथ, तो आपके पास एटॉमिक मास निकल आता है उस पर्टिकुलर एक एटम। ठीक है, अब इस एटॉमिक मास का कोई यूनिट नहीं होता। क्यों यूनिट नहीं होता? क्योंकि हम जिसका एटॉमिक मास निकाल रहे होते हैं उसका यूनिट, ठीक है, लेट सपोज वो ग्राम में आएगा, तो ग्राम। अब डिवाइड करते हैं, कंपेयर कराते हैं किससे? हम उसको 1/12 ऑफ कार्बन से। ठीक है, 1/12 ग्राम मतलब उसके नीचे भी ग्राम आ रहा है, तो ग्राम अपॉन ग्राम, नो यूनिट। ठीक है, इसका मतलब इसका कोई यूनिट नहीं होता। ठीक है, अब जनरली एटॉमिक मासेस को जो है एक्सप्रेस करते हैं या उसको
कैसे लिखते हैं हम, एटॉमिक मास यूनिट में लिख रहे होते हैं, ठीक है। और ये एक एटॉमिक मास बराबर होता है एग्जैक्टली 1/12 द मास ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। द मास ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। अब मॉलिक्यूलर मास क्या है, मास ऑफ मॉलिक्यूल। मास ऑफ मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल दो एटम से मिलकर बनता है, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू एटम्स विल बिकम अ मॉलिक्यूल। H2O, a water molecule, and the total mass of molecule is 18. How? Because the atomic mass of hydrogen is 1 and the atomic mass of oxygen is 16, but there are 2 moles of hydrogen and the total mass of molecule of hydrogen is 2. If we add 2 with the atomic mass of oxygen, we will get 18. Okay. What is formula mass? The formula mass of a molecule is the sum of the atomic weights of the atom in the empirical formula of the compound. इसका मतलब ये है कि फॉर्मूला मास बेसिकली आपके पास एम्पेरिकल फॉर्मूला का समीशन होता है। अगर मैं इसको सिंपल और डिटेल में एक्सप्लेन करूं, जैसे लेट सपोज एम्पेरिकल फार्मूला हम लेते हैं बेंजीन का, ठीक है। बेंजीन का एम्पेरिकल फार्मूला होता है CH, कार्बन एंड हाइड्रोजन। अगर उसका हम मास निकालते हैं या एटॉमिक वेट निकालते हैं तो उसको हम डिफाइन या एक्सप्रेस करते हैं फार्मूला मास, ठीक है। तो सिंपल ये है कि फार्मूला मास बेसिकली एम्पेरिकल फार्मूलाज का ही कैलकुलेट किया जाता है। एम्पेरिकल फार्मूला, it is found by experimentally and it represents the simplest ratio of combining atoms in a compound. For example, the empirical formula of benzene is CH and the molecular formula of benzene is C6H6. Basically, it indicates that the benzene molecule is composed of the elements carbon and hydrogen in the ratio 1:1. Okay, but empirical formula does not represent the actual number of atoms in a molecule because actual number of atoms can be represented by only molecular formula, ठीक है। इसका मतलब ये है कि empirical formula आपका simplest ratio होता है एंड molecular formula जो होता है वो actual number of atoms कितने होते हैं किसी भी molecule में वो explain करता है, ठीक है। For more details on remaining lectures and chapters and exercises of this book, please send us a message on WhatsApp number 92318318660, or you can email us on alpineacademy@gmail.com. Now we will discuss about steps to calculate empirical formula. What are the steps to calculate empirical formula? These are the steps: element identification, mass of element, percentage of elements from their masses, calculate the mole ratio, and simplest ratio. These are the steps that will be used for the solving the empirical formula numerical, and these all are steps very important for solving this. Okay. Now let's consider an example number 1 of your course book. Example number 1 is 1.367 gram of an organic compound containing carbon, hydrogen and oxygen was combusted in a stream of air to yield 3.002 gram carbon dioxide and 1.640 gram water. What is its empirical form? ठीक है, हमें सबसे पहले जो है कहते हैं एम्पेरिकल फार्मूला निकालना है। हमारे पास जो है कहते हैं एक सैंपल दिया हुआ है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ठीक है। उसका मास 1.367 है और उस सैंपल में आपके पास कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक है। अब उसको कंबस्ट किया जा रहा है इन स्ट्रीम ऑफ एयर, उसको जो है कहते हैं बर्न किया जा रहा है उस कंपाउंड को या उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को, ठीक है। अब उसमें जो स्ट्रीम ऑफ एयर है आपके पास उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है और वाटर भी है। अब कार्बन डाइऑक्साइड का अपना एक मास दिया हुआ है, वो है 3.002 ग्राम और हाइड्रोजन बेसिकली वाटर का मास है 1.640 ग्राम, ठीक है। अब ये जो दो मासेस दिए हुए हैं ये किस लिए दिए हैं हमें, ये हम आगे देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेप था आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, जिसमें जो है कहते हैं कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो इसका मतलब वो खुद ही बता रहे हैं कि उसमें हाइड्रोजन भी है, कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है, ठीक है। स्टेप नंबर 2 में क्या है कि आपको मास निकालना होता है जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका। तो मास ऑफ कार्बन कैसे निकलता है, 1 मोल ऑफ कार्बन अपॉन 1 मोल ऑफ CO2 मल्टीप्लाई बाय 3.002 ग्राम ऑफ CO2। इसका मतलब ये है कि 1 मोल ऑफ कार्बन, ठीक है, यानी 1 मोल ऑफ कार्बन में कितने एटॉमिक मास होते हैं 12, डिवाइड बाय 1 मोल ऑफ CO2 यानी CO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 44, मल्टीप्लाई बाय 3.002 ग्राम। तो बेसिकली हम
कार्बन का मास किस में से निकालते हैं, जो कि स्ट्रीम ऑफ एयर है उसमें से। ठीक है, स्ट्रीम ऑफ एयर में कार्बन डाइऑक्साइड इंक्लूड थी, तो उसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड में से हम बेसिकली कार्बन का मास निकाल सकते हैं। ठीक है, अब वो कैसे निकालते हैं कि अगर हम कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स को आपस में रेशो को डिवाइड मल्टीप्लाई करा दें मास ऑफ CO2 से, तो आपके पास कार्बन का मास आ जाएगा। इसी तरह यहाँ से हम ऑक्सीजन का मास भी निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे कि CO2 में आपके पास टोटल 2 ऑक्सीजन है, तो 2 मोल्स ऑफ O अपॉन 1 मोल ऑफ CO। ठीक है, ऐसे आप ऑक्सीजन का भी मास निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे पहले कार्बन का निकालते हैं। ठीक है, कार्बन का हमने मास ऐसे निकाला, इसी तरह हम हाइड्रोजन का निकालेंगे। ठीक है, अब हाइड्रोजन में आपके पास जो है 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब यहाँ पे 2 मोल्स क्यों ले रहे हैं, क्योंकि वही अभी मैंने बात बताई, जहाँ पे यहाँ पे H2O के फॉर्मूले में हाइड्रोजन आपके पास बेसिकली 2 है। ठीक है, इस वजह से 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम लेते हैं और डिवाइड बाय 1 मोल ऑफ H2O। अब 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन यानी 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन के पास 1 होते हैं, और 2 मोल्स के पास कितने हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 होते हैं। ठीक है, डिवाइड बाय 1 मोल ऑफ H2O। वाटर के पास वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मॉलिक्यूलर मास होता है 18। ठीक है, तो 2 डिवाइड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ वाटर, जो कि आपके डेटा में गिवन है। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, आफ्टर कैलकुलेशन वी विल गेट 0.18 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। अब हम ऑक्सीजन का मास क्यों नहीं निकाल रहे हैं, ये इसकी एक वजह है कि हमारे पास 3 चीज़ें हैं, हमारे पास 2 मास आ गए हैं। ठीक है, अब लेट सपोज एक कंटेनर के अंदर एक गैस है, 3 गैसेस हैं कंटेनर में, 2 गैसेस का हमें मास पता चल गया है। ठीक है, और कंटेनर का पूरा मास हमें पता है, तो हम क्या करते हैं, पूरे मास में से टोटल मास माइनस मास ऑफ गैस 1 एंड मास ऑफ गैस 2, तो आपके पास मास ऑफ गैस 3 ऑलरेडी खुद ब खुद आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हमें करना ये है कि हम 2 का ही मास निकालते हैं, उसके बाद हम डायरेक्ट स्किप कर जाते हैं मास को ऑक्सीजन के, और स्टेप नंबर 3 पे आ जाते हैं। स्टेप नंबर 3 है बेसिकली परसेंटेजेस निकालने का। ठीक है, यानी उस कार्बन यानी सॉरी उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने परसेंट ये सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब परसेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ कार्बन अपॉन मास ऑफ सैंपल मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंट निकालने तो जब ही 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब मास ऑफ कार्बन हमने ऊपर निकाला 0.819। ठीक है, ये आपके पास मास ऑफ कार्बन है 0.819। जब हमने इसको मास ऑफ कार्बन की जगह पे रखा, डिवाइड करा 1.367 से, जो कि बेसिकली आपका मास है किसका, जिसका आपने एम्पेरिकल फॉर्मूला फाइंड करना है। ठीक है, मास ऑफ सैंपल मल्टीप्लाई बाय 100। अब जब हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो उसके बाद हमारे पास एक वैल्यू आती है 59.9%। ठीक है, ये 59.9% लिखा, तो ये आपके पास बेसिकली कार्बन की परसेंटेज है। इसी तरह सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकलेगी, मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय मास ऑफ सैंपल मल्टीप्लाई बाय 100। मास ऑफ हाइड्रोजन आपके पास कितना है, जो यहाँ आपने निकाला 0.189। ठीक है, डिवाइड करेंगे किससे, मास ऑफ सैंपल, जो कि आपके डेटा में गिवन है 1.367 के। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाता है, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो टोटल परसेंटेज आपके पास आ जाती है 13.16% ऑफ हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। नेक्स्ट आपके पास मैंने वही बात बताई थी आपको कि मास हम ऑक्सीजन का क्यों नहीं निकालते, क्योंकि हमारे पास 2 परसेंटेज मिल गई हैं। लेट सपोज एक कंटेनर में हमें एक गैस की परसेंटेज मिल गई है, दूसरी गैस की परसेंटेज मिल गई है, तो तीसरी गैस की कैसे आएगी, उस 100 में से माइनस कर देंगे। ठीक है, ओवरऑल हमने उसको कंसिडर कर दिया कि 100% वो कंटेनर फिल्ड है। ठीक है, उसमें 2 गैसेस की परसेंटेज हमें मिल गई है। अब तीसरी की क्या करेंगे कि उसको सिंपल हम परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालने के लिए, यहाँ परसेंटेज का साइन थोड़ा मिट गया है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ बेसिकली ये साइन है परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन के लिए हम करेंगे इज इक्वल्स टू 100 माइनस 59.9 माइनस 13.16। ठीक है, अब ये 59.9 और 13.16 क्या है, जो कि हम पहले ही ऑलरेडी निकाल चुके हैं। 59.9 बेसिकली परसेंटेज है कार्बन की, और इसी तरह जो ये कहते हैं परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन 13.16 है। दोनों को जब हम 100 से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ऑक्सीजन की परसेंटेज आ जाएगी, जो कि 26.94% है। तो इस तरह हम लिख सकते हैं कि परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज 26.94%। फोर्थ स्टेप आपका मोल रेशियो का होता है। मोल रेशियो कैसे निकलता है, परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। ठीक है, जिसका हम मोल रेशियो निकाल रहे हैं उसी के एटॉमिक मास से हम डिवाइड भी कराएंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है कि जैसे लेट सपोज कार्बन का हम मोल रेशियो निकालते हैं, तो कार्बन की परसेंटेज कितनी आई थी आपके पास यहाँ पे 59.9%।
ठीक है। अब अगर हम इसका मोल रेशियो निकालें तो इसके ही एटॉमिक मास से डिवाइड कराएंगे, तो कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12। ठीक है, 59.9 को अगर 12 से डिवाइड कराते हैं तो आपके पास रिजल्ट आता है 5 की क्वांटिटी में। ठीक है, अब ये बिल्कुल 5 तो नहीं आएगा, ये कुछ 5 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन अगर इसको राउंड ऑफ करें तो सिंपल 5 ही बनता है। ठीक है, अब इसी तरह हम हाइड्रोजन की निकालेंगे। हाइड्रोजन के निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हाइड्रोजन की परसेंटेज है 13.16, और उसको अगर हम इसके ही एटॉमिक मास से डिवाइड करा दें इट विल गेट 13.16, बिकॉज वी विल डिवाइड एनीथिंग बाय 1 यू विल गेट द सेम आंसर। एंड ऑक्सीजन के साथ क्या कर सकते हैं हम, ऑक्सीजन के साथ भी यही सीन है कि 26.94 को अगर हम 16 से डिवाइड कराते हैं तो आपके पास 1.68 आ जाता है। ठीक है, 26.94 ऑक्सीजन की परसेंटेज है, उसके अलावा जो 16 है ये ऑक्सीजन का अपना एटॉमिक मास है जो कि फिक्स्ड है। ये एटॉमिक मास सबके अपने फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, जब हम इसको डिवाइड कराएंगे तो हमारे पास 1.68 आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिफ्थ स्टेप आपका फाइनल स्टेप है जो कि आपका आंसर ही है। एम्पेरिकल फार्मूला निकालने के लिए आप ये करते हैं कि हर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मोल रेशियो को आप सबसे लीस्ट मोल रेशियो से डिवाइड कराते हैं। ठीक है, सबसे लीस्ट मतलब सबसे कम वाले से। लेट सपोज स्टेप 4 को देखें हम वापस, हमने स्टेप 5 निकालने के लिए हमें बेसिकली स्टेप 4 की ज़रूरत होती है। ठीक है, मतलब ये है कि सारे स्टेप्स निकालने के लिए हमें प्रीवियस स्टेप की तो ज़रूरत है, तो इसीलिए हम स्टेप 5 यानी इंपेरिकल फार्मूला फाइंड करने के लिए मोल रेशियो की ज़रूरत है। तो सबके मोल रेशियो हम लिखेंगे C इज इक्वल्स टू 5, हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू 13.16 एंड ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू 1.68। अब इनको डिवाइड उस नंबर से करना है जो इन तीनों में सबसे छोटा है। ठीक है, अब इन तीनों में सबसे छोटा कौन सा है, 5 बड़ा है, 13.16 बड़ा है, 1.68 सबसे छोटा। तो इन तीनों को 1.68 से डिवाइड कर देंगे। जब हम 5 को 1.68 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास 3 की वैल्यू आती है। ठीक है, तो कार्बन हमारे पास उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में 3 है। ठीक है, इसी के साथ हम हाइड्रोजन को अगर डिवाइड करते हैं 1.68 से तो हमारे पास 8 की वैल्यू बनती है। तो हाइड्रोजन हमारे पास बेसिकली उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में टोटल 8 है। इसी तरह ऑक्सीजन को अगर हम 1.68 से डिवाइड करें 1.68 से तो हमारे पास 1 ही है, क्योंकि हमने यही कोएफिशिएंट उठाया है और सबसे इसको डिवाइड कराया है। ठीक है, तो आपके पास बेसिकली 3 कार्बन, 8 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला बनेगा C3H8O। ठीक है, ये बेसिकली आपके पास इंपेरिकल फॉर्मूला होगा इसका। ठीक है, ओके, व्हाट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? A formula that expresses the actual number of atoms of each element in one molecule of the compound is called molecular formula. For example, the molecular formula of benzene is C6H6. That indicates that the benzene molecule is composed of 6 atoms of carbon as well as 6 atoms of hydrogen. So the basically the molecular formula is an integral multiple of the empirical formula. Integral multiple of empirical formula, what means that if we multiply 2 of empirical formula you will get molecular formula. If we apply 3 of empirical formula you will get molecular formula. Basically empirical formula multiply by any number you will get molecular formula. इसीलिए अब अगर मैं इसको एक एग्जांपल दूं जैसे बेंजीन की है। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर फार्मूला का फार्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल्स टू एम्पेरिकल फार्मूला मल्टीप्लाई बाय एन। ठीक है, अब एन जो है ये बेसिकली आपके पास एक ऐसा इंटीजर है जो कि इसका एक बेसिकली फार्मूला होता है। ठीक है, जो कि आपके पास जो है कहते हैं सवाल में गिवन होता है मॉलिक्यूलर मास, उसको हम डिवाइड कराते हैं एम्पेरिकल फार्मूला मास। ठीक है, तब आपके पास n की वैल्यू आती है। अब उस n को अगर हम एम्पेरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। ये n ही बेसिकली जो है कहते हैं 1 2 3 4 5 6 कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, अब बेंजीन के केस में देखते हैं कि बेंजीन का एम्पेरिकल फार्मूला होता है CH। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला बेंजीन का आपको पता हो तो वो C6H6 होता है। ठीक है, अब ये आता कैसे है C6H6? तो हम क्या करते हैं, n हमें इसका फाइंड करना होता है और अगर हम इसका n फाइंड करें तो वो 6 निकल के आता है। जब हम इस 6 को एम्पेरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई कराएंगे, बेंजीन के एम्पेरिकल फार्मूला CH है। ठीक है, अब अगर इस CH को हम 6 से मल्टीप्लाई करा दें, ठीक है, अगर जब 6 को मल्टीप्लाई करा देंगे तो बेसिकली आपके पास आ जाएगा C6 एंड H6। ठीक है, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ठीक है, और ये आपके पास एम्पेरिकल फार्मूला है। ठीक है, तो बेसिकली मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर है n मल्टीप्लाई बाय एम्पेरिकल फार्मूला। ठीक है, और ये 6 क्या है, ये 6 आपके पास n को डिनोट करता है।
होपफुली आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला समझ आ गया होगा, ठीक है। तो अब मॉलिक्यूलर फार्मूला की एक एग्जांपल देख लेते हैं, आपकी वही वर्कबुक की एग्जांपल है, ठीक है। एग्जांपल नंबर 1, 1 gram of the sample of butane a hydrocarbon fuel was burned in an excess of oxygen to yield 3.03 gram of carbon dioxide and 1.55 gram of water molecule. If molecular mass of the compound is 58, find out its molecular formula. बेसिकली आपको जो है सैंपल दिया हुआ है, सैंपल ऑफ मास कितना है 1 ग्राम सवाल में, ठीक है। क्वेश्चन में आपके पास 1 ग्राम सैंपल दिया है, किसका, ब्यूटेन का। आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम भी पता है, ठीक है। तो ब्यूटेन का आपके पास सैंपल है 1 ग्राम और हाइड्रोकार्बन फ्यूल वॉज बर्न इन एन एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन टू यील्ड 3.03 ग्राम ऑफ CO2। अब बेसिकली आप जब उसको बर्न कर रहे हैं तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड यील्ड हो रही है, मिल रही है, यानी उसके अलावा वाटर मॉलिक्यूल मिल रहे हैं, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड का मास भी गिवन है आपको, इसी के साथ वाटर मॉलिक्यूल का मास भी गिवन है। और उसके अलावा एक एडिशनल चीज़ है कि मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड का, किस कंपाउंड का, ब्यूटेन का, ठीक है। बेसिकली ब्यूटेन के कंपाउंड का आपके पास मॉलिक्यूलर मास है, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर मास कैसे है ब्यूटेन का, अगर हम ब्यूटेन का फॉर्मूला देखें तो ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4H10, ठीक है। अब इस C4H10 का मॉलिक्यूलर मास अगर हम निकालें तो कितना आएगा C4 का, अगर C12 एटॉमिक मास होता है तो टोटल 4C है, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 12 48 हो गया, ठीक है। इसी के साथ H10 है तो एक H का एटॉमिक मास होता है 1, 10 के लिए कितने हो जाएंगे, 10 1 ज़ा 10, 48 प्लस 10 58, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास ब्यूटेन का 58 ऑलरेडी गिवन है। अब हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, तो सेम स्टेप्स लेके चलेंगे जो कि एम्पेरिकल फार्मूला के लिए हम निकालते हैं। तो एम्पेरिकल फार्मूला क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला हमेशा एम्पेरिकल फार्मूला से आता है, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला का फार्मूला होता है कि मतलब उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, n मल्टीप्लाई बाय एम्पेरिकल फार्मूला। अब ये n कैसे आता है वो हम नेक्स्ट स्टेप में, मतलब नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। अब इसमें क्या है कि अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो इसका सॉल्यूशन है कि स्टेप 1, हमेशा स्टेप 1 क्या है, इंडिकेशन या आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, सॉरी आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, कि कौन कौन से एलिमेंट उसमें हैं। कार्बन है, हाइड्रोजन है, ठीक है, ऑक्सीजन भी लिखा हुआ है इसमें। अब देखते हैं कि ये तीनों एलिमेंट हैं भी कि नहीं। तो सबसे पहले हम इसका मास निकालते हैं, ठीक है। स्टेप नंबर 2 है हमारा मास ऑफ एलिमेंट्स। अब मास ऑफ एलिमेंट्स में मैंने आपको बताया था कि मास निकालने का तरीका क्या है कि अगर हम कार्बन का मास निकाल रहे हैं तो उससे रिलेटेड एक सवाल में कंपाउंड गिवन होगा हमें, ठीक है। कार्बन आपके पास सवाल में किधर आ रहा है, CO2 में आ रहा है, तो बेसिकली आप कार्बन का मास उस CO2 में से कैलकुलेट करोगे, ठीक है। उसके लिए कैलकुलेट करने के लिए आपके पास CO2 में एक कार्बन है तो उसका मास 12 हो गया, ठीक है। उस 12 मास को डिवाइड करेंगे CO2 के मॉलिक्यूलर मास से, ठीक है। अब CO2 का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलता है, C का आपके पास 12 है, ऑक्सीजन के आपके पास 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं CO2 में, तो इस हिसाब से इस CO2 का मॉलिक्यूलर मास आपके पास निकलेगा 44, 12 कार्बन का, ऑक्सीजन के 2 मोल्स हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाई 16 32, 32 प्लस 12 44 का, ठीक है। अब 12 डिवाइड बाई 44 मल्टीप्लाई बाई 303 ग्राम, ये 303 ग्राम कहाँ से आई, ये आपके पास सवाल में गिवन है, ठीक है। ये है कार्बन डाइऑक्साइड का मास जो कि बर्न करने पे मिल रहा है, ठीक है। अब जब इसको कैलकुलेट किया तो आपके पास वैल्यू आती है 0.83 ग्राम। अब मास ऑफ हाइड्रोजन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वही स्टेप्स हैं कि मास ऑफ हाइड्रोजन आपके पास बेसिकली सवाल में H2O गिवन है, ठीक है। तो आपका हाइड्रोजन का मास इस वाटर मॉलिक्यूल में से निकलेगा। अब इस वाटर मॉलिक्यूल में आपके पास 2 हाइड्रोजन होते हैं, इस वजह से हमने 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन के बजाय 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन हम रखते हैं। तो 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन की अगर हम निकालें तो बेसिकली 2 आंसर आएगा उसका, ठीक है। क्योंकि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन के पास 1 ग्राम होता है, तो 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के पास कितने हो जाएंगे, 2 ग्राम डिवाइड बाई 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, तो उसके लिए आपको पास 18 होना चाहिए, ठीक है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास 18 होता है, ठीक है। हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 16, 2 + 16 18, ठीक है। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ। उसके बाद अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यानी वाटर के मास से, तो आपके पास बेसिकली हाइड्रोजन का मास निकल के आता है 0.17 ग्राम। अब अगर हम इनके ग्राम्स को ही देखें ठीक है, ग्राम कितने हैं, 0.83 ऑफ कार्बन एंड 0.17 ऑफ हाइड्रोजन। अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो हमारे पास एक रिजल्ट आ जाएगा जो कि मैच कर जाएगा आपकी क्वेश्चन में 1 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ ब्यूटेन, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इस सैंपल में आपके पास सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही है, ठीक है। अब ये कैसे है पता चल रहा है, अब आगे परसेंटेजेस में देखते हैं।
स्टेप 3 क्या होता है, परसेंटेजेस ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, अब मुझे पहले ही समझ आ गया यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है तो मुझे यहाँ ऑक्सीजन लिखने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालने के लिए आप क्या करते हैं, मास ऑफ कार्बन डिवाइड बाय मास ऑफ सैंपल मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, मास ऑफ कार्बन आपके पास कितना आया है 0.83, जब हमने डिवाइड किया इसको मास ऑफ सैंपल जो कि सवाल में गिवन है 1 ग्राम। ठीक है, अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास सिंपल 0.83 डिवाइड बाय 1 0.83 मल्टीप्लाई बाय 100 83%। ठीक है, 83% कार्बन हो गया, यानी एक कंटेनर है उसमें आपके पास 2 गैसेस हैं, मतलब एक गैस का मास हमें नहीं पता कितनी गैसेस है। ठीक है, लेकिन हमें उसका टोटल मास पता है कि वो मतलब उसकी टोटल परसेंटेज पता है, वो 100% है इसमें चीज़ें। ठीक है, अब 100% में से हमें 83% कार्बन तो मिल गया। ठीक है, अब हम इसी तरह परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट करते हैं। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन का फॉर्मूला वही सेम फॉर्मूला है परसेंटेजेस निकालने के, मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय मास ऑफ सैंपल मल्टीप्लाई बाय 100। अब जब हम ये करते हैं तो इसका आंसर हमारे पास आता है 0.17। ठीक है, 0.17 बेसिकली आता है, उसको जब हम मल्टीप्लाई 100 कर दें तो 17% हमारे पास हाइड्रोजन की परसेंटेज आ गई। ठीक है, अब 83% हमें मिल गया कार्बन और 17% हमें हाइड्रोजन मिल गया, तो टोटल एडिशन इसका 100% हो गया ऑलरेडी। तो हमारे पास कंटेनर में तो 100% थी गैसेस, तो यहीं 100% हो गया, तो इसका मतलब हमारे पास ऑक्सीजन या कोई भी दूसरा एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, अब स्टेप 4 में हम क्या करेंगे, मोल रेशो निकालते हैं। मोल रेशो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेजेस डिवाइडेड बाय इट्स एटॉमिक मास। कार्बन की परसेंटेज 83 है, अगर हम उसको उसके एटॉमिक मास 12 से डिवाइड कर दें तो आपके पास रिजल्ट आता है 6.91। ठीक है, ये आपके पास रिजल्ट आ रहा है। इसी तरह अगर हम हाइड्रोजन के देखें तो हाइड्रोजन का परसेंटेज है 17, उसको अगर हम उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर दें हाइड्रोजन के एटॉमिक मास से तो वो 1 है, तो अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो हमारे पास 17 ही आएगा। फिफ्थ स्टेप आपके पास सिंपलेस्ट रेशो यानी एम्पेरिकल फॉर्म। एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए आपको सबसे पहले ये देखना होता है कि मोल रेशो सबसे छोटा कौन सा है। ठीक है, यहाँ 17 है हाइड्रोजन के स्टेप 4 में, यहाँ 17 है मोल रेशो, उसके अलावा यहाँ पे 6.91। तो छोटा कौन सा हुआ, कार्बन का मोल रेशो हुआ। अब इस कार्बन के मोल रेशो से हम दोनों मोल रेशो को डिवाइड कराएंगे तो ये आपके पास एम्पेरिकल फॉर्मूला आएगा। तो कार्बन इज इक्वल टू 6.91 डिवाइड बाय 6.91, ये 6.91 है। ठीक है, ये माइनस नहीं है, ये पॉइंट है, बेसिकली ये एक्सपेंड हो गया है तो इस वजह से ये पॉइंट है। 6.91 डिवाइडेड बाय 6.91 तो आपके पास 1 आ गया। इसी तरह हाइड्रोजन के लिए 17 डिवाइड बाय 6.91 कितना हो जाता है 2.5। अब आपके पास थोड़ी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आपको किसी सवाल में न्यूमेरिकल में सॉल्व करते हुए एम्पेरिकल फॉर्मूला में 0.5 की कोई फिगर आ जाती है, ठीक है, 0.5 की या 0.6 की कोई फिगर आ जाती है तो उसको 3 कंसिडर कर लेते हैं डायरेक्ट राउंड ऑफ लेके। अगर 2.4 की फिगर आती है तो उसको 2 कंसिडर कर लेते हैं राउंड ऑफ लेके। लेकिन 0.5 की फिगर में आपने क्या करना होता है, जितने भी आपके पास सिंपलेस्ट रेशियो के कार्बन का 1 है, हाइड्रोजन का 2.5 है, तो उसको किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। लीस्ट इवन नंबर कौन सा है, 0, तो 0 से करेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, इवन नंबर 2 आता है, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। कार्बन कितने हमारे पास 1 है तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2 2 कार्बन होंगे। इसी के साथ हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं 2.5, तो 2.5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 हाइड्रोजन होंगे। तो ऐसे यहाँ पे हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला आया C2H5। ठीक है, ये एम्पेरिकल फॉर्मूला हमारे पास ब्यूटेन का एम्पेरिकल फॉर्मूला है C2H5। अब हम स्टेप नंबर 6 करेंगे जो कि हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n मल्टीप्लाई बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला। और फर्स्टली हमें n कैलकुलेट करना पड़ेगा। उस n को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। ठीक है, अब एम्पेरिकल फॉर्मूला मास आपके पास कैसे कैलकुलेट होगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास का मतलब है एम्पेरिकल फॉर्मूला जो आपने कैलकुलेट किया है यहाँ, उसका आप मास निकालें। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास निकालें, फॉर्मूला मास निकालें। अब फॉर्मूला मास कैसे निकलेगा इसका, कार्बन यहाँ पे 2 है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 12 24 प्लस 30 प्लस 5 हाइड्रोजन, तो 24 को अगर आप 5 ऐड करते हैं कितना आ जाता है 29 आ जाता है। ठीक है, अब इस 29 आपका ये एम्पेरिकल फॉर्मूला मास आया है। ठीक है, ये आपके पास 29 आ गया। अब मॉलिक्यूलर मास क्या है, ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ सैंपल है जो कि आपकी क्वेश्चंस में गिवन है, विच इज़ 58 ग्राम। अब अगर इसको हम डिवाइड कर दें तो आपके पास एक इंटीजर आता है n, उसको बोला जाता है, मतलब वो आपके एम्पेरिकल फार्मूला में यूज़ होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला में यूज़ होता है कैलकुलेट करने के लिए।
तो आपके पास ये 2 जो आया है, अब ये एम्पेरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई होगा डायरेक्ट, ठीक है। तो आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला का अपना एक जनरल फार्मूला है, ठीक है, विच इज़ एम्पेरिकल फार्मूला एंड सब्सक्रिप्ट एन, ठीक है, एन उसकी सब्सक्रिप्ट में है, नीचे है, तो वो बेसिकली उसकी नीचे वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा है हमने ब्यूटेन का C2H5 और यहाँ बार हमने एन की वैल्यू 2 रख दी। अब ये 2 इसके नंबर से मल्टीप्लाई होगा, इसको कर देगा मॉलिक्यूलर फार्मूला को C4H10, ठीक है। तो ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H10, और अगर इसको वेरीफाई करना चाहते हैं कि अगर आपका आंसर ठीक आया है तो आप इसकी गिवन मॉलिक्यूलर मास से इसको वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे इसका गिवन मॉलिक्यूलर मास है 58, तो इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल के चेक कर लें, अगर 58 आ रहा है तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, ठीक है। अब C4H10 का मैंने ही पहले ही बता दिया था कि 58 आ रहा है, फिर से करके देख लेते हैं। C4 का मतलब 12 कार्बन मल्टीप्लाई बाय 4, तो 48 हो गया, और H10 का मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 10 10, तो 48 प्लस 10 58 आ गया, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी क्लियर हो चुका है और एम्पेरिकल फार्मूला भी क्लियर हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको जो है कहते हैं स्टिचोमेट्री के रिलेशनशिप्स और उसके न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करवाएं। So if you have any queries related to any topic or any chapter, you can contact us on Gmail ID, or as well as you can contact us on WhatsApp number. And also, if you have any queries regarding this video, you can comment in the comment section box and we will answer your queries. Kindly subscribe and like and share our video. Thank you so much. Don't forget to share, like and subscribe our channel. Thank you so much.